नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। राष्ट्रपति के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति शरद पारधी और कुलसचिव बलदाऊ दिवांकर ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का भी रोपण किया। साथ ही राष्ट्रपति ने प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करके भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज का दौरा किया, जहां उन्होंने किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। वहीं बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से सीएम धामी का स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और बहुत उत्साह है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए जगह जगह पर बैठे हों, जिलावार बैठे हों। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम धामी के 30 नवंबर के प्रस्तावित दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम धामी मंगलवार को बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे। पूरे विधानसभा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। मंत्री शीतल जोशी ने बताया कि पिछले 4 महीनों में जो मुख्यमंत्री ने फैसले लिए हैं, उससे समाज को सकारात्मक सोच मिली है। और भव्य स्वागत होगा, दिव्य स्वागत होगा और जसपुर के लिए बड़ी बड़ी सौगात होंगी और बड़े बड़े काम होंगे। जसपुर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। हरिद्वार में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने उद्यान विभाग के एकीकरण के संबंध में तैयार प्रस्ताव को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि तैयार प्रस्ताव पर अपने अपने सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जाएगा और इस अवसर पर कृषि सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और किसान दोनों का किस तरह से भला हो, इसी दृष्टि से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज की थी। और आज क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लंबी रूट कर्मचारी संगठनों के साथ देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में महिला मोर्चा की बैठक की गई। उन्होंने 4 दिसंबर को पीएम मोदी के देहरादून दौरे को लेकर महिला मोर्चा को अहम जिम्मेदारी सौंपी। पीएम के दौरे के चुनावी मैसेज के रूप में से देखा जा रहा है। कौशिक ने कहा है कि कई यहाँ पर कि महंगाई जैसे मुद्दे को मोदी मैजिक में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश बनाने में 15 से 20% महिलाओं की भागीदारी रही है। स्तर पर अलग से महिलाओं की संख्या कितनी आएगी, कैसे आएगी, उस संबंध में सारी वार्ता चर्चा हुई है। महिलाओं में उत्तराखंड में सियासी दलों ने चुनावी रणनीति के साथ साथ जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट की तलाश भी शुरू कर दी है, जिससे सत्ता वापसी हो सके। भाजपा, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी इस चुनावी बेला में अपने लिए जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। जल्दी हम लोग 70 विधानसभाओं में एक समिति भेजने वाले हैं। वहाँ सभी प्रमुख लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए और वहाँ किस प्रकार का एक स्थिति है, कौन कौन ऐसे दावेदार हैं, उन सब की सूची प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में जो प्रबल दावेदारी है वो आए और उसमें से फिर ये चुनाव हो कि कौन से जिताऊ कैंडिडेट हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हम संख्या में जीतेंगे तो 2022 में अच्छे नंबर्स के साथ हम सरकार बना सकते हैं। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आकाशवाणी रेडियो स्टेशन को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके लिए
भूमि तलाश कर ली गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला ने कहा है कि आकाशवाणी रेडियो स्टेशन के लिए महू डबरा में जमीन तलाश ली गई है और जिसके लिए राज्यपाल ने अधिसूचना जारी भी कर दी है। विनय रोहिला ने कहा है कि वित्तीय विभाग से पैसा भी जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रेडियो स्टेशन के लिए भूमि पूजन करने आ रहे हैं। नगर पालिका भवन है, उसका पैसे की स्वीकृति का आदेश जारी हो। यहाँ पर मिनी स्टेडियम नहीं है। जिस घर में जाता हूँ बच्चे कहते हैं साहब स्टेडियम नहीं है, तो मिनी स्टेडियम की मांग मैंने की है, उसके लिए हम कार्रवाई शुरू कर भी दी हमने। यहाँ सिविल लाइन बनना बहुत जरूरी है। जसपुर के अंदर सिविल लाइन बन जाए तो इसका जो निश्चित रूप से शहर की आबहवा बदलेगी। बहुत सारा गड्ढों के कारण जो है पानी का सैनिटाइजेशन ऊपर नीचे हो रहा है। जसपुर के अनेक मार्गों की स्वीकृति कल वो करने वाले हैं। चमोली के थराली विधानसभा पहुंचे में जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा प्रभारी गुड्डू लाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद यहां नारायणबगड़ में रोजगार गारंटी यात्रा में शामिल हुए। कर्नल कोठियाल ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। काशीपुर में हरभजन चीमा ने बलराज पासी की रैली पर विरोध जताया और कहा है कि जो पासी की रैली में नारेबाजी की गई वह पार्टी की रीति नीति नहीं है। बता दें कि बलराज पासी की रैली में हर हर काशी घर घर पासी के नारे लगाए गए थे, तो वहीं हरभजन चीमा ने अपने बेटा त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी में टिकट देने की मांग की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े भाई दूसरा नारा याद जो क्या है, वो हर हर काशी घर घर काशी घर घर पासी। ये नारा क्या कहता है? इसका मतलब बिना टिकट मिले इस तरीके का अपना प्रचार करना ये सही नहीं है। यदि कल को बलराज पासी जी को टिकट दे देती है पार्टी तो चुनाव लड़ाएंगे आप? बलराज पासी जी को टिकट मिलती है जरूर लड़ाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की दामी सरकार लगातार आम आदमी पार्टी की निशाने पर है। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। संजय भट्ट ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह ने जनता से कई वादे किए लेकिन धरातल पर नहीं आए। कोरोना को लेकर जनता कह रही है कि कुछ तो करो धामी सरकार। भट्ट ने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाई जाए, बाहर से आ रहे जो टूरिस्ट हैं उनका टेस्ट कराया जाए, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ाई जानी चाहिए। उत्तराखंड में रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, उस पर आज तक पिछले 21 सालों की सरकार निकम्मा और नाकारा साबित हुई है। तो हमारी यही मांग है कि अब तो कुछ कर धामी। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को व्यासी बांध प्रभावित क्षेत्र लुहारी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की। विधायक मुन्ना सिंह जुड्डो परियोजना में आयोजित शहीद सुरेश तोमर जनजातीय संस्कृति और क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। तो व्यापक हित में बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। उसमें कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है और अपनी नाराजगी प्रकट करने का, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करने का अधिकार हमारा संविधान जनमानस को देता है। हरिद्वार में यहाँ पे बताया गया, लेकिन हम कोई पाकिस्तान से आ रखे कि हमको जौनसार बाबा का एकमात्र गांव द्वारी है जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है ब्यासी बांध से, तो क्या हमको जमीन के बदले जमीन नहीं मिल सकती है? और आज का जो धरना प्रदर्शन है ये हमारा विगत 5 जून से चलता आ रहा है। सरकार के आगे हम हार गए। आज हमने फिर ये सुना कि पानी भर रहे हैं, तो आज फिर आए, कल भी आए थे, थोड़ा सा सुरेश के उसमें आए थे कि चलो उसमें हमारा भी योगदान रहे। वक्त पर छोटे से ब्रेक कर चल दूंगे हाजिर। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक विपदा के रूप में प्रकट हुई कोविड-19 महामारी ने देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड को भी प्रभावित किया। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कमर कसते हुए कोविड पर नियंत्रण के लिए त्वरित गति से कार्य किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोविड टेस्ट की सुनियोजित व्यवस्था की।
महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य में वायरस की जांच हेतु एक भी लैब नहीं थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे पर ही निर्भरता थी। लेकिन सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में 11 सरकारी और 26 प्राइवेट लैब मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों में 75 ट्रू नेट मशीनों द्वारा कोविड टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर लोगों के घर तक होम आइसोलेशन किट पहुंचाई गई, जिससे घर पर ही प्रभावी उपचार संभव हो पाया। अस्पतालों में निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने ठोस पहल की। मार्च 2020 में जहां सिर्फ एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था, उसे बढ़ाकर अक्टूबर 2021 तक 87 कर दिया गया है। मार्च 2020 में स्वास्थ्य विभाग के पास मात्र 275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध थे, जिनकी संख्या सितंबर 2021 में 9,838 हो गई है। संक्रमण पर नियंत्रण और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने हेतु मानव संसाधनों को बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत 1800 से ज्यादा डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य सहायक स्टाफ को भर्ती किया गया। महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेलीमेडिसिन पद्धति के अंतर्गत ई-संजीवनी ओपीडी का संचालन किया गया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर आइसोलेशन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई गई। आपातकालीन स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता के लिए एम्बुलेंस की संख्या 214 से बढ़ाकर 517 कर दी गई। महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अब दूसरी डोज के 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है राज्य सरकार। मोबाइल वैक्सीनेशन टीम भी घर घर जाकर टीके लगा रही है। सभी निवासियों से प्रदेश सरकार की अपील है कि वे निर्धारित समय के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लगाएं और कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में सरकार के भागीदार बने। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती है, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। 9 सैनिटरी पैड, cotton line softness from 9 celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। तो खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। तो खर्चा बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के लाम गांव में महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले प्रदेश में 24,000 नौकरियां निकाली जाएंगी और पुलिस विभाग में 3,000 लोगों की भर्ती होगी, जिसमें से 1500 महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। रावत ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां रविदास और वाल्मीकि मंदिर हैं, उनका नया स्वरूप किया जाएगा। साथ ही कहा कि गुड़ को साफ सुथरा करके विदेशों में भी इस गुड़ को निर्यात किया जाएगा। बहुत कठिन हो गया है और ये चंद लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के ऊपर महंगाई थोपी गई। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की भूख हड़ताल जारी है। संविदा कर्मियों ने विभाग पर धोखे में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने फिर से नियुक्ति किए जाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें रुका हुआ वेतन भी दिया जाए। संविदा कर्मियों ने कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल आगे भी जारी रहेगी।
दीपा राणा और डिगर खराय दोनों भूख हड़ताल में 3 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, रात दिन यहीं पर ही बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को दोबारा से नियुक्ति दी जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में 36 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक पौड़ी जिले में 17 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हाई लेवल की मीटिंग करने जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को सख्ती बरतते हुए कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर से प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। हल्द्वानी में कोविड के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड से एक मरीज की मौत भी हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ते देख प्रशासन अलर्ट हो गया है और उच्च अधिकारियों ने सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। और इसको लेकर जो जगह जगह जहां भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी जगह पे सैंपलिंग कराई जाए। जिसके क्रम में हम लोग जो यहाँ नुमाइश लगी हुई है, इसमें सभी दुकानदार जो कि बाहर से आए हुए भी हैं, इनमें से कुछ, उन सभी की सैंपलिंग कर रहे हैं। और इसको लेकर जो जगह जगह जहाँ भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी जगह पे सैंपलिंग कराई जाए। जिसके क्रम में हम लोग जो यहाँ नुमाइश लगी हुई है, इसमें सभी दुकानदार जो कि बाहर से आए हुए भी हैं, इनमें से कुछ, उन सभी की सैंपलिंग। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर 1 दिसंबर को होने वाला सीएम का पौड़ी दौरा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पौड़ी में 19 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। कोविड प्रभारी डॉक्टर आशीष गोसाई का कहना है कि यमकेश्वर समेत पौड़ी में संक्रमित 19 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब आसपास के इलाकों में टेस्टिंग कराई जा रही है। इन सैंपल्स में हमारे पास में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्योंकि उनकी पोस्ट मतलब वहाँ पे ड्यूटी थी, तो स्क्रीनिंग में देहरादून से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। 9 लोग देहरादून जिले के हैं, 3 लोग यमकेश्वर के हैं, दुगड्डा के 2 लोग, एक शख्स हैं हरिद्वार के, और 4 लोगों से अभी हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनके बारे में खबर लगेगी तो ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकेगा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोविड-19 की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू हुई है। हाई पावर कमेटी की बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते यह हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा पहले ही अलर्ट मूड में है। हाई पावर कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी और डीजीपी अशोक कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा समेत संबंधित विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी एस तोमर। एस तोमर जी, जिस तरीके से देखा जाए पौड़ी में 19 लोग जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकले, अभी और सीएम का दौरा भी था वहां पर, जो हो सकता है कि वो कैंसिल कर दिया जाए। एकदम से जिस तरीके से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका जिम्मेदार पहले तो कौन है? एहतियातन इस बैठक में क्या कुछ नए नियम कानून लाए जा सकते हैं बैठक के बाद? देखिए, मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में 2.5 महीने बाद पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मामले कोरोना के आए हैं। प्रदेश में 36 नए मामले आए, जिसमें अकेले पौड़ी में 19 मामले और देहरादून में 6, नैनीताल में 7 मामले थे। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री ने, पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पे एक हाई पावर कमेटी बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, डीजीपी अशोक कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज उत्तराखंड में नई एसओपी जारी हो सकती है, जिसके लिए कड़े नियम पहले जैसे लागू हो सकते हैं। बॉर्डर पर सबसे पहले बॉर्डर पर टेस्टिंग चालू हो, नियम टेस्टिंग हो सकती है और मास्क कंपलसरी किया जा सकता है। दूसरे जो पार्टियों में, शादियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, अभी छूट कर दी गई थी, कोई लिमिटेशन खत्म कर दी गई, उस पर भी बैन किया जा सकता है। उन पर कुछ उसकी कुछ सीमा तय की जा सकती है। और इसी को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर अलर्ट पे है और अभी 1.5 घंटे से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी बैठक ले रहे हैं। जी तो जी, जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ सरकार कहती है कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना है, एहतियात बरतें लोगों से, और फिर सरकार ही सारे प्रतिबंध हटा देती है अचानक से, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या ये जो पहले से हटा दिए गए थे प्रतिबंध, जैसे संडे को लॉकडाउन हुआ, बच्चों की 50%, सरकारी दफ्तरों में 50% लोगों की आमद या नाइट कर्फ्यू, तो ये सब हटाने की जरूरत क्या थी और अब फिर आगे चल के और ज्यादा सख्ती से लागू करना पड़ेगा?
ये देखिए, मैं बता दूं आपको, उससे पहले भी उत्तराखंड में काफी लोग मरीज, कोरोना मरीज कम हो गए थे, 1, 2, 3, 4 इस तरह मरीज आ रहे थे, वो भी कई जिलों में तो बिल्कुल जीरो हो गया था। इसको देखते हुए पूरे देश में जैसे नियम लागू किए उसी हिसाब से उत्तराखंड कर दिए थे। और इसी को अभी दीपावली, शादियां हुई, इसको अब इसमें जो लोग जिस तरह से कोरोना फैला है, इसी को लेकर बड़ा नया वेरिएंट लेकर चिंतित है और लगातार इस पे सरकार अलर्ट पे है। और ये देखना होगा कि आज शाम को SOP जारी होती है, उसमें क्या नया फॉर्मूला जारी होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तोमर जी हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड जुड़े हुए थे, SS तोमर, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि नई SOP जारी की जाए और उस SOP के अंदर सबसे पहले पर्यटन को लेकर हो सकता है कुछ नियम कड़े किए जाएं और शादी समारोह या सार्वजनिक जो जगह पर ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर भी कमी या कटौती की जाए। देहरादून में मुख्य सचिव ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की है और उन्होंने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा के लिए एक गाइडेंस ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संभव कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी कार्यों को करने के लिए टाइमलाइन सुनिश्चित की जाए। रामनगर में PRD के जवानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड कार्यालय में स्थित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। जवान पिछले 12 दिनों से तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं। जवानों की मांग है कि उन्हें 365 दिनों का स्थायी रोजगार एवं समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हमारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज हमारा 12वां दिन हो गया है और आज हमने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी किया है। और अगर हमारी मांगे नहीं सुनती है सरकार और हमारा रोजगार के लिए मतलब रोजगार का हमें रोजगार नहीं मिलता है तो हम आगे को उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार का कार्य बहिष्कार का। हल्द्वानी में आयुक्त कुमाऊं मंडल ने 16 पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने BLO को 100% लोगों के नाम मतदाता निर्वाचक नामावली में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। चलाते हैं स्कूलों में और विभिन्न कॉलोनियों में और ऑनलाइन जो NVST हमारी पोर्टल है उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।